मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका डेली नॉलेज अफेयर्स के एक नए एपिसोड में, जहां मैं आज आपको कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराऊंगा, जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसबीआई अथवा अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको बहुत उपयोगी रहेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेहत पोर्टल, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अभी इसको लॉन्च किया है। एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत। ये एक ऑनलाइन ओपीडी है और इसमें हमारे सेवारत और पूर्व सैनिक जो हैं वो डॉक्टरों से अपना जो संबंधित रोग हैं उनके या कोई चिकित्सकीय सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो इसके रक्षा कर्मियों के लगभग 4 करोड़ परिवारों को इसका लाभ होगा। इसके कुछ यूज़ करने के कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप होना चाहिए और गूगल क्रोम में ही इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ही है और ये सोमवार से सिर्फ शनिवार तक ही काम करती है, इतवार को नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं CAA 2019 कब लागू हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इतना पुराना क्वेश्चन अभी क्यों कर रहा हूँ। ये कर इसलिए रहा हूँ, बताता हूँ अभी। CAA 2019 जो लागू हुआ है वो 10 जनवरी 2020 को, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन लाल रंग से है। लेकिन CAA 2019 में ही नहीं, 1955 में भी आया था, 2009 में भी इसको अमेंडमेंट किया गया था और ये 2019 में भी एक संशोधित रूप में पेश किया गया है। हम जाने उसके बारे में क्या था 2019 में जो कि ये लाया गया था। और अभी जो गवर्नमेंट ने, हमारी केंद्र सरकार ने जो 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब, इनको शक्ति दी है, इनको थोड़ा सा पावर डेलीगेट किया है कि इनके अल्पसंख्यक नागरिक, अल्पसंख्यक कौन, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई, जो कि रहने वाले हो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के, इनके बारे में वो नागरिकता पर अपने खुद के विवेक से फैसला या निर्णय ले सकता है कि इनको नागरिकता देनी है कि नहीं। ये एक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी है, क्योंकि बहुत ही बर्निंग मुद्दा रहा है पिछले कुछ समय से। CAA और NRC तो फिलहाल अभी नहीं लागू हुआ है, लेकिन CAA 2019 को लागू कर दिया गया है 2020 गत वर्ष में। अब DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये कब लागू हुआ, क्योंकि ये भी अभी एक बहुमूल्य सवाल बनेगा आने वाले एग्जाम्सों में, क्योंकि अब देखेंगे 2013 में इसको लागू किया गया था। DBT को हमने 2013 में लागू होते हुए देखा था, लेकिन बहुत ही कम डिपार्टमेंट्स में था, मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था। लेकिन इसको हकीकत में देखो, इसका आज भी फ़ायदा आ रहा है। फिर मोदी जी ने इसको गैस के जो सब्सिडी के पैसे आते हैं उनको भेजने के लिए इसको प्रयोग किया। उसके बाद अब देखिए, अगला सवाल है जो कि पिछले सवाल से संबंधित है। मिड डे मील 15 अगस्त को किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1995 में हुआ था। अब क्या हुआ है ये देखिए, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये मिड डे मील की साइट है। यहाँ आप जाकर इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने जो स्कूलों में, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो हम लोग मिड डे मील बच्चों को खाते हुए देखते थे, अब क्योंकि स्कूल बंद है, लगभग 2 साल होने को आ जाएंगे, तो मिड डे मील तो बच्चों को जो उसको राशन तो उनको उपलब्ध करवा रहे हैं आंगनवाड़ी या स्कूलों के माध्यम से भी, लेकिन जो राशन को बनाने में लागत आती थी वो पैसे बच रहे हैं। देखिए, ये है गवर्नमेंट, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है कि बच्चे स्कूल में आए या ना आए आपको फीस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट में। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो निर्णय लेती है प्रॉपर तरीके से कि आपने बच्चों को जो हमें देना है वो देना है। और ये प्राइवेट स्कूलों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिजली, उनका पानी, उनका स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, भले ही वो इस्तेमाल हो रहा हो, उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हो या नहीं, लेकिन बच्चों से फीस पूरी ली जा रही है। हालांकि कोर्ट का आदेश अभी आया है कि 15%
फीस को ना लेके आगे बढ़ा जाए, लेकिन ऐसा कौन मानता है जब तक कि आदेश डंडे के रूप में ना आए। तो जो वो रकम होगी जो बच्चों को दी जाएगी, जो 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 खाने को बनाने की लागत आती थी, वो लगभग 1200 करोड़ रुपए की रकम, बहुत भारी भरकम रकम होगी। अब इसको डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो बच्चों के माता पिता हैं उनको ये रकम भेजी जाएगी उनके खातों में। और ये लगभग 12.5 लाख जो संस्थान होंगे उनमें शामिल हैं, मदरसे भी शामिल हैं, जो प्राथमिक स्कूल गाँव के वो भी शामिल हैं, अन्य भी बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं अपर प्राइमरी एंड प्राइमरी के, उन सभी को ये लाभान्वित करने का उपक्रम है। इसमें 11.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को लाभ होगा। मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। देखो, गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे ऊपर सिर्फ शासन करे। गवर्नमेंट का उद्देश्य है, गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो देश को बनाए, और देश बनता है कहाँ से है? बच्चों से ही। आज के बच्चे कल का भविष्य है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना, मतलब स्कूल में बच्चा को खाना मिलेगा, तो जो गरीब बच्चे हैं वो जो मतलब घर में संभव है कि उन्हें पूरा पोषण वाला भोजन ना मिल रहा हो, लेकिन वो प्राथमिक स्कूलों में, उच्च प्राथमिक स्कूलों में या अन्य जो सरकारी सहायता प्राप्त जो संस्थान हैं उनमें सब में अगर भोजन मिलेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं जो स्कूल की जो भूख है, जो कक्षा में पढ़ रहा होगा और दिमाग उसका खाने में होगा, खाली भूखे भजन न होए गोपाला, है ना बोलते हैं। तो कक्षा में बैठा हुआ जब विद्यार्थी भोजन के लिए याद कर रहा हो कि मैं घर जाऊंगा और खाना खाऊंगा, और वो खाना अगर उसको स्कूल में ही मिल जाए तो बच्चा घर फिर ना जाने के बातों को दिमाग में सोच के पढ़ाई के बारे में सोचेगा और स्कूल आगे बढ़ेगा। और स्कूल आगे बढ़ेगा, साथ में देश तो आगे बढ़ेगा ही फिर, क्योंकि स्कूलों का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। स्कूल में बच्चों का आना बहुत आवश्यक है। स्कूल बढ़ने से मेरा तात्पर्य है, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की मैं उपस्थिति देखी है, गाँव के स्कूलों में बच्चे बहुत कम, मतलब माता पिता भी उनको अपने साथ खेतों में लेके जा रहे हैं, कहीं कहीं लेके जा रहे हैं काम करवाने के लिए। तो वो अभी थोड़ा इस पर अंकुश लगेगा कि बच्चों को खुद में इंटरेस्ट भी आएगा और माता पिता को भी ये एश्योरेंस रहेगा कि मेरा बच्चा स्कूल में है, भूखा नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें मेन है कि बच्चों की जो पोषण स्थिति है उसमें भी इनको काफ़ी सुधार मिले। कक्षा 1 से इसका जो प्रोग्राम है, द नेशनल प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। 2004 में फिर इसको मॉडिफाइड किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई कच्चा नहीं पका हुआ खाना दो। और आप देखेंगे 2007 से और 2008 में, 2007 और 8 में ही इसमें इस अभियान को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी उच्च प्राथमिक बच्चों को शामिल किया गया। इसमें मिलना चाहिए एक्चुअली 100 ग्राम प्रतिदिन पर बच्चा, यानी कि 3 किलोग्राम गेहूं या चावल बच्चों को उपलब्ध कराते थे पहले, 2004 से पहले। लेकिन 1 सितंबर 2004 से इसको अभी पका हुआ भोजन उनके आदेश पर, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उपलब्ध कराया जाने लगा है। इसमें 4 दिन चावल से बने जो भोजन होंगे, खिचड़ी, दलिया वगैरह इस तरह से कुछ दिया जाएगा, और 2 दिन गेहूं। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस, जो कि मैंने पहले बताया, दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक पर थोड़ा सा, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा खाना भी ज़्यादा चाहिए, तो 150 ग्राम प्रति बच्चा की दर से गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। अच्छा, इसमें कितनी कैलोरी और कितना प्रोटीन होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सा बात होगी, पॉइंट होगा, जो कि हमारे उच्च जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएसआई या यूपीपीएससी या यूपीएससी के लायक होगा, कि उसमें कम से कम प्रोटीन होना चाहिए 12 ग्राम, जो प्राथमिक विद्यालयों में है, बच्चे छोटे हैं, और उसमें कैलोरी कम से कम होनी चाहिए 450। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कम से कम कैलोरी 700 होनी चाहिए, और उसमें प्रोटीन 20 ग्राम होना चाहिए। तो ये बच्चों को मिलेगा तो बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगा। और एमपी लेड स्कीम है, जो एमपी लेड डिवीज़न जो है उसने अभी इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया, करेक्शन लॉन्च किया है। और ये है क्या एक्चुअली, ये हर साल 5 करोड़ की राशि जो कि नॉन लैप्सेबल होगी, अगर आप खर्च नहीं कर पाए तो अगले साल आपको ट्रांसफर हो जाएगी, की राशि आवंटित होती है, जो कि सांसदों के माध्यम से सांसद इसमें निर्देशित करेंगे, जो डीएम है, जो लोकल के गवर्निंग बॉडी है, उनको, कि आप इसको अलग अलग मदों में खर्च करें।
इसमें खर्च करने की बाध्यता जो है वो 15% SC को है और 7.5% ST को है। ध्यान रहे, जो ज़्यादा है वो SC को है और 7.5% है वो ST को है। ये आपको इतना खर्च करना है। तो आपके लिए प्रश्न है, ST और SC बाहुल्य संस्थानों पर खर्च करने की बाध्यताएं क्या हैं? तो ये है 7.5% ST और 15% SC। एमपीलैड स्कीम में प्रतिवर्ष कितना रुपया आवंटित होता है, जो आप जान ही चुके हैं, 5 करोड़ रुपया होता है। काले मृग की बात कर लेते हैं। काले या कृष्णमृग उड़ीसा के ज़िले में अभी काफ़ी चर्चित रहे हैं। उड़ीसा बेचारा यास तूफान से भी रहा है परेशान, तो उड़ीसा काफ़ी इस समय चर्चा का विषय है, आप जान ही रहे हैं। तो उड़ीसा में भी काले मृगों के बारे में बात चली है। तो क्या है काले मृग के बारे में जानते हैं। ये गंजम और पुरी जिले में बालूखंड, यानी कि जो बालूखंड जो है वो कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पर। इसमें जो काले मृग हैं उनकी संख्या दुगनी हो गई है। अब पहले कितनी थी? पहले 7,359 से आधी थी, जो कि अब नर 1712, मादा ज़्यादा है 4196 और इनके बच्चे जो कि 1450 के रूप में दुगनी हो गई है। एस्मा क्या होता है? एस्मा की फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ये कितने समय के लिए लगाया जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी एस्मा की स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है और ये सिर्फ 6 माह के लिए हम एक बार लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी और इसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, है क्या ये एस्मा? ये अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून है। जैसे कि जो चिकित्सीय सेवा हैं, स्वास्थ्य हुआ और सफाई हुआ या अन्य अत्यावश्यक सेवाएं हैं जिनके बिना काम नहीं चलता, उनके जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर नहीं जा सकते। एक्चुअली हड़ताल को रोकने का ये कानून है और ये वैसे तो एक केंद्रीय कानून है, लेकिन इसे राज्य सरकारों को मानने या न मानना है, इसके लिए आज़ाद हैं। वो अपना भी एस्मा बना सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने इसमें हल्का फुल्का अमेंड करके बदलाव करके अपना एस्मा बना भी लिया है। मैंने बता चुका हूँ, इसके अंतर्गत संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। हड़तालियों को 6 माह तक की कैद, 250 रुपये का दंड दोनों हो सकता है। 250 रुपये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 6 महीने की अगर कैद हो गई तो नौकरी भी यहाँ से जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश में अभी तक लगा दिया गया है, आपको पता ही है। अब आते हैं थोड़ा कुछ देश से बाहर निकलते हैं, देश के बाहर की दुनिया के बारे में जानते हैं। ल्यूव्र कला संग्रहालय कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। वहाँ एक प्रसिद्ध पेंटिंग रखी गई है मोनालिसा की। आप बोलेंगे वो क्या है, वो दिखाओ। चलो दिखा देते हैं। ये है मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग की खूबी है क्योंकि ये एक रहस्यमय मुस्कान भरी पेंटिंग है। कभी इनकी आईब्रो बताते हैं, कभी थी, बट ये पेंट की वजह से, जो टाइम की वजह से, इसको साफ करने की वजह से मेंटेनेंस ज़्यादा कर दिया है, तो उसकी वजह से इनकी आईब्रोज शायद गायब हो गई हैं और ऐसा बताया गया है। और इनकी मुस्कान जो है वो बहुत ही रहस्यमयी है। ये कभी कभी कहते हैं कि ये जो मोनालिसा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये खुद लियोनार्डो दा विंची जो है ये उनका महिला रूप है। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं। कुछ विद्वान जो खोजी हैं उन्होंने बताया है कि ये एक व्यापारी था विंची का, उनकी पत्नी है। खैर जो भी हो, ये एक अच्छी पेंटिंग है और ये फ्रांस के पेरिस में इसको रखा गया है। पेरिस में एक संग्रहालय है जो 228 वर्ष पुराना है। अब उस संग्रहालय में 228 वर्षों के संग्रहालय के इतिहास में पहली बार आप देखिए, जहां हमारे देश में हर जगह महिलाएं एंशिएंट टाइम से आगे रही हैं, वहां अपने आप को विकसित कहने वाले देश फ्रांस की राजधानी पेरिस के 228 वर्षों पुराने एक कला संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्षा को नियुक्त किया गया है। वो है लॉरेंस डेस्कार्स। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। काफ़ी अच्छी, थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया। अब यूएई ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीजा दिया है? तो भैया अभी संजय बाबू की थोड़ी सी किस्मत चाकी है, तो वही ले गए हैं वीज़ा। अच्छा, आप जानते हैं इसके बारे में यूएई थोड़ी बहुत। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी राजधानी जो है आबू धाबी है। इसने अभी कुछ दिन पहले होप मिशन लॉन्च किया था, जो कि मंगल मिशन है। एक्चुअली मंगल के मौसम के बारे में जानकारी करेगा, वहाँ पे क्या ऐसा हुआ जो ऑक्सीजन और पानी खत्म हो गया, उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा। काफ़ी खोजी मिशन है और दुनिया के सामने यूएई का अपना एक स्टैंड बनेगा कि हम भी मंगल तक जा सकते हैं। जापान से लॉन्च हुआ था होप मिशन है यूएई का। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से।
तनेगिशिमा स्पेस सेंटर जो है जापान में है, इसको 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसकी जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन है होंगी, नोरा अल मतरोशी जो है, उनको ये खिताब मिला है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का, विद्वान होने का, वैज्ञानिक। जो यूएई की मुद्रा है दिरहम है। अब बात कर लेते हैं यूएई ने जो दिया है संजय दत्त को, वो है गोल्डन वीजा। तो जो गोल्डन वीजा है, जैसे यूएई में ना आप जाएंगे, कोई भी जाएंगे, मेरे कई एक मित्र हैं, उनके पिताजी हैं, तो वहाँ पे बताते हैं कि आपको जाने, ऐसा नियम है कि वहाँ काम करने के लिए या व्यापार करने के लिए आपकी जो मिल्कियत है वो 100% नहीं होगी। अपने देश में भी है, काफ़ी सारे जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, बाहरी कंपनी है, वो 100% नहीं कर सकती। 49% हमारा या 51% हमारा, ऐसा नियम होता है। ऐसा वहाँ पर भी है। लेकिन गोल्डन वीजा धारक को यह है छूट होगी कि वो 100% स्वामित्व के साथ व्यवसाय वहाँ पे कर सकता है, और चाहे वो वहाँ का कोई लोकल जो योजक है, कोई स्पॉन्सर करे आपको बुला के वहाँ पे रहने के लिए, या गवर्नमेंट को बोले कि हमें भैया भारत से फलाना सिंह चाहिए क्योंकि हमें उसकी हेल्प चाहिए, तो ऐसा गोल्डन वीजा वाले धारक वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। ये विशेषता उन लोगों के लिए जो किसी विशेष क्षेत्र से योग्यता रखते हैं, जैसे कि कला हुआ, चिकित्सा हुआ, या अन्य क्षेत्रों के लिए, और ये 10 वर्ष के लिए मान्य है। ये गोल्डन वीजा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि काम आएंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी सीरिया के बारे में। जो सीरिया है ये थोड़ा सा परेशान रहा है, मिडिल ईस्ट में दिक्कतें रही ही हैं। तो इसके जो राष्ट्रपति हैं, अभी इनको फिर से चुना गया है, वो है बशर अल असद। देखिए ये है कुल मिला के बड़ा सा मैप ऑफ सीरिया। इधर इसके पूर्व में इराक है, उत्तर में टर्की है, पश्चिम में साइप्रस है, ये जो खाड़ी है, इजराइल भी है, लेबनान भी है। इसका जो इसकी राजधानी है वो दमिश्कस है, आपको यहाँ दिख रही होगी, ये राजधानी है सीरिया की। और जो अब ये इजराइल इसके नीचे चला गया, इजराइल यहाँ पे गोलन घाटी है जो काफ़ी इजराइल ने जो सीरिया से इसको हासिल कर लिया है या जीत लिया है, तो इसके ऊपर काफ़ी इनका विवाद रहता है, काफ़ी झगड़ा था इधर। और इधर गोलन हाइट है, तो यहाँ से नदी भी निकलती है जो है जॉर्डन, अरब, ये जो मेडिटेरियन सी है उसमें जाके गिरती है। ये देखिए, ये है कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी, ये है मेडिटेरियन सी, ये है सीरिया, और ये छोटा सा इजराइल है। यहाँ है कहीं गोलन हाइट, यहीं से निकलती जॉर्डन नदी जो कि यहाँ फॉलो होती है। एनीवे, हम जाने कि जो बशर अल असद के पिताजी हैं हाफिज अल असद, ये भी 30 साल तक रहे हैं सीरिया के तानाशाह या राष्ट्रपति बोले इनको। अच्छा, इसके बाद सीरिया की राजधानी दमिश्कस है, इनकी करेंसी है सीरियन पाउंड। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जैसा कि सब बोलते हैं, सब्सक्राइब भी कर देना, घंटी बजा देना, तो अगली बार फिर मिल जाएंगे हम आपको जल्दी से। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।